इस वीडियो में हम लोग ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, उसके कितने पार्ट्स होते हैं, उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, ये सारे की सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में कवर कर रहे होंगे। इसी के साथ अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जितने भी चेंजेस हमारे आसपास इन्वायरमेंट में हो रहे होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग रिएक्ट करते हैं। तो जो चेंजेस हो रहे होते हैं आसपास, उनको हम लोग बोलते हैं स्टिमुलस। आप स्टिमुलस भी बोल सकते हो, स्टिमुलाई भी बोल सकते हो, जो आपका मन। तो जितने भी चेंजेस इन्वायरमेंट में हो रहे होते हैं, जिन पे हम रिएक्ट करते हैं, उनको हम लोग स्टिमुलस बोलते हैं। All living organisms respond and react to changes in their environment around them. The changes in the environment to which organism responds and react is called stimuli. आप stimulus भी बोल सकते हो, such as light, heat, cold, sound, smell, touch. तो ये सारी के सारी changes हैं जिन पे हम लोग react करते हैं और उन सबको क्या बोलते हैं? Stimulus. Both plants and animal responds to stimuli but in different manner. तो plants अलग तरीके से stimulus पे react करते हैं और animal अलग तरीके से react करते हैं। मेनली इस चैप्टर में आपको दो सिस्टम के बारे में पढ़ना है। पहला हो गया नर्वस सिस्टम और दूसरा हो गया एंडोक्राइन सिस्टम। यही रिस्पॉन्सिबल है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने के लिए हमारी बॉडी का, और प्लांट्स में भी यही रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। कंट्रोल मतलब कि हमारी बॉडी को कौन कंट्रोल कर रहा रहता है, कौन डिसीजन लेता है, और कोऑर्डिनेशन मतलब सारी चीज़ें एक ही साथ काम करती हैं। जैसे जब हम लोग बोलते हैं तो साथ में हमारे हाथ मूव करते हैं, तो इसी को हम लोग कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। तो मेनली आपको दो सिस्टम के बारे में पढ़ना है। पहला हो गया नर्वस सिस्टम और दूसरा हो गया एंडोक्राइन सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम पढ़ने से पहले ये दो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में जान लो, मूवमेंट और लोकोमोशन। कहने के लिए तो ये दोनों सेम रहते हैं, बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। मूवमेंट मतलब कि जब भी हम लोग कोई भी हैंड मूव करते हैं तो उसको हम लोग मूवमेंट बोलते हैं। बट लोकोमोशन मतलब कि कभी भी हम लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाते हैं तो उसको हम लोग लोकोमोशन बोलते हैं। तो लोकोमोशन में प्लेस चेंज होना इम्पॉर्टेंट रहता है, बट मूवमेंट में प्लेस चेंज होना ज़रूरी नहीं है। जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो छोटे छोटे सेल से मिलके बना हुआ है, और उन सेल को हम लोग बोलते हैं न्यूरॉन, या फिर उन्हीं को हम लोग नर्व सेल्स बोलते हैं। और बहुत सारे न्यूरॉन्स आपस में मिलके बनाते हैं नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू से ही हमारा नर्वस सिस्टम बना हुआ है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर प्रोवाइडेड बाय नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू। देखो मसल्स भी आते हैं क्योंकि मसल्स के अंदर रिसेप्टर्स रहते हैं। रिसेप्टर मतलब जितने भी चेंजेस, जिसको हम लोग स्टिमुलाई बोलते हैं, तो जितने भी इन्वायरमेंट में चेंज हो रहे होते हैं उनको रिसीव करने के लिए। तो रिसेप्टर हम लोग आगे पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो मसल्स में रिसेप्टर होते हैं और नर्वस टिश्यू से ही जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफ़र होती है। तो हमारा नर्वस सिस्टम नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू से भी मिलके बना हुआ है। नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स, या फिर इन्हीं को हम लोग न्यूरॉन बोलते हैं, विच इज स्पेशलाइज्ड फॉर कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन बाय इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ ए बॉडी टू अनदर। अब देखो, ये जो न्यूरॉन होते हैं ये इंफॉर्मेशन कंडक्ट करने का काम करवाते हैं। तो एक्चुअली में सारा प्रोसेस होता कैसे है? मान लीजिए कि आपने एक गर्म कैंडल को टच कर लिया, तो ये कैंडल क्या हो गई? कैंडल हो गई स्टिमुलस। अब आपने टच किया अपने हाथ से, तो हाथ के अंदर होंगे रिसेप्टर। अभी हम लोग रिसेप्टर्स को अच्छे से पढ़ेंगे। तो हाथ में रिसेप्टर्स थे, उन्होंने इस गर्म कैंडल यानी इस आपने हीट को छुआ है, इसकी इंफॉर्मेशन दे दी न्यूरॉन्स को। अब न्यूरॉन्स क्या करते हैं? ये इंफॉर्मेशन ऐसे पहुंचाते हैं ब्रेन तक। तो न्यूरॉन्स एक्चुअली में चेन फॉर्म करते हैं, सारे नर्व सेल्स आपस में चेन फॉर्म करेंगे, और ये इन्फॉर्मेशन कि आपने गर्म कैंडल को टच कर दी है ये पहुंचाते हैं ब्रेन तक। अब ब्रेन आपका डिसीजन लेता है कि अब आपको अपना हाथ हटा देना चाहिए क्योंकि कैंडल गर्म है, ये आपको हार्म करेगी। तो ये ब्रेन ये इन्फॉर्मेशन भेजता है कि आपको अपना हाथ हटा देना चाहिए। ब्रेन भी जो इन्फॉर्मेशन है वो न्यूरॉन्स के थ्रू ही भेजता है। तो ब्रेन ने इन्फॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन भेजें कि आप अपना हाथ हटा दीजिए। तो जो आपके हैंड मसल्स ये इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं और अपना हाथ हटा देते हैं। एक्चुअली में प्रोसेस काफ़ी फास्ट होता है। इसी तरीके से हमारा नर्वस सिस्टम काम करता है। ये जो कंडक्टिंग वाला पार्ट है इन्फॉर्मेशन ले जाने का और डिसीजन लाने का, ये होता है न्यूरॉन्स के थ्रू। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि न्यूरॉन्स जो हैं इन्फॉर्मेशन कंडक्ट करवाते हैं और ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में इन्फॉर्मेशन कंडक्ट करवाते हैं, यानी चार्जेस के फॉर्म में। अभी हम लोग आगे बात करेंगे कि ये चार्जेस बनते कैसे हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो हम लोगों को एक ओवरव्यू पता चल गया है कि हम लोग नर्वस सिस्टम को पढ़ेंगे कैसे। अब हम लोग एक एक करके न्यूरॉन्स के बारे में जान लेते हैं, फिर रिसेप्टर के बारे में जान लेंगे और फिर हम लोग ब्रेन के बारे में जान लेंगे और हमारा नर्वस सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग न्यूरॉन के बारे में जानते हैं। न्यूरॉन इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, क्योंकि यही इन्फॉर्मेशन जो है कंडक्ट करवाता है। तो ये रहा एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, इसको हम लोग डेंड्राइट बोलते हैं। ये जो ब्रांच लाइक पार्ट है इसको हम लोग डेंड्राइट बोलते हैं। ये रहा न्यूक्लियस और इस पूरे सेल को हम लोग सेल बॉडी बोलते हैं। यहाँ पे इस पार्ट को हम लोग एक्सॉन बोलते हैं और ये हो गया नर्व एंडिंग। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का। न्यूरॉन इज़ द लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। तो हमारी पूरी बॉडी में न्यूरॉन जो है वो लार्जेस्ट सेल है। यहाँ पे न्यूरॉन के सारे पार्ट के बारे में लिखा हुआ है। जैसे हो गया डेंड्राइट, तो इस वाले पार्ट को हम लोग डेंड्राइट कहते हैं। इट एक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन जो है सबसे पहले डेंड्राइट्स में पहुंचती है, तो यही इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है। सेल बॉडी, द इन्फॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय इट ट्रैवल एज ए इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस। तो यहाँ पे बस क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन डेंड्राइट्स ने ली वो इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रिक इम्पल्स के थ्रू ट्रैवल होती हैं। बाकी सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन ट्रैवल करने में हेल्प करती हैं। एक्सॉन भी, इस पार्ट को हम लोग एक्सॉन कहते हैं, ये भी बस इंफॉर्मेशन ट्रैवल करवाता है। इट इज़ अ लॉन्ग फाइबर लाइक स्ट्रक्चर ऑन ए सेल बॉडी। इट ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस फ्रॉम सेल बॉडी, यहाँ पे फ्रॉम होगा, फ्रॉम सेल बॉडी टू डेंड्राइट्स ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन। तो जब इंफॉर्मेशन यहाँ तक पहुँच जाती है उसके बाद इंफॉर्मेशन जाती है नर्व एंडिंग में, और नर्व एंडिंग के बाद एक दूसरा डेंड्राइट रहता है दूसरे न्यूरॉन का, वहाँ पे इंफॉर्मेशन चली जाती है। और इस गैप को, यानी पहले वाले न्यूरॉन्स की एंडिंग को और सेकंड वाले न्यूरॉन की स्टार्टिंग यानी डेंड्राइट को, हम लोग इस गैप को बोलते हैं सिनेप्सिस। अभी हम लोग सिनेप्सिस के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस स्लाइड में मैं सिर्फ और सिर्फ पार्ट ऑफ न्यूरॉन के बारे में पढ़ा रही थी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मैं पूरा प्रोसेस एक स्लाइड में समझाने की कोशिश करूं तो कुछ इस तरीके से होता है कि सबसे पहले आते हैं आपके मसल्स जो हैं उन्हें हम लोग रिसेप्टर्स कहते हैं। सबसे पहले आते हैं रिसेप्टर्स होते कहाँ हैं? वो होते हैं मसल्स के अंदर, और रिसेप्टर्स जितनी भी चीज़ें हो रही होती हैं इन्वायरमेंट में उसको डिटेक्ट करते हैं, चाहे टेम्परेचर राइज हो रहा हो या फिर टेम्परेचर डाउन हो रहा हो, कोई भी चेंज होता है इन्वायरमेंट में तो उसको रिसेप्टर डिटेक्ट करते हैं, और डिटेक्ट करने के बाद एक केमिकल रिलीज करते हैं जिन्हें हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं, और उन्हीं केमिकल को हमारा डेंड्राइट्स जो है डिटेक्ट करता है और उसी से इलेक्ट्रिक इम्पल्स बनाता है। यहाँ पे ये मसल सेल्स थे, उन्होंने क्या किया, कुछ केमिकल रिलीज किया और ये केमिकल्स को डेंड्राइट ने डिटेक्ट करके उसी के अकॉर्डिंग जो है इलेक्ट्रिक इम्पल्स बनाए। तो यहाँ पे ये हैं इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस। अब वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स आगे ट्रैवल होंगे, तो मैंने इसी पार्ट को यहाँ पे जूम करके दिखाया हुआ है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट हुए, वो आगे ट्रैवल करेंगे, तो सबसे पहले सेल बॉडी में जाएंगे, उसके बाद एक्सॉन में जाएंगे और उसके बाद जाएंगे नर्व एंडिंग में। इलेक्ट्रिक इम्पल्स यहाँ पे पहुँच गए। अब नर्व एंडिंग में क्या होता है, मैंने इस पार्ट को यहाँ पे जूम करके दिखाया गया है। तो हमारा इलेक्ट्रिक इम्पल्स यहाँ पे पहुँच गया। अब जब इलेक्ट्रिक इम्पल्स यहाँ पे बने वेसल से टकराएंगे तो इनके अंदर का जो केमिकल है वो रिलीज हो जाता है। ये वेसल्स रहते हैं, तो जैसे ही इलेक्ट्रिक इम्पल्स इनसे टकराते हैं तो इनके अंदर का जो केमिकल है वो रिलीज हो जाता है। यहाँ पे केमिकल्स रिलीज हो गए और इन केमिकल्स को हम लोग फिर से वही बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। तो इनको डिटेक्ट करने का काम रहता है डेंड्राइट्स का,
यहाँ पे जो सेकंड न्यूरॉन का डेंड्राइट है, जिसे मैंने पिंक कलर से बनाया हुआ है, तो वो डिटेक्ट करेगा इन केमिकल्स को और उसके अकॉर्डिंग फिर से यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो है जनरेट होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट हो गया। अब ये जाएगा सेल बॉडी में और सेल बॉडी से फिर एक्सॉन में, फिर एक्सॉन से नर्व एंडिंग में, और ऐसा चलता रहेगा। इसी तरीके से कंडक्शन होगा इंफॉर्मेशन का। न्यूरॉन के अंदर जो इंफॉर्मेशन कंडक्ट होती है वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म में होती है, पर जब इंफॉर्मेशन को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाना होता है तब वहाँ पे केमिकल्स की ज़रूरत पड़ती है, और इन केमिकल्स को हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। इस गैप को, जो दो गैप क्रिएट होता है पहले न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में, इसको हम लोग सिनेप्सिस बोलते हैं। बट अगर सेम गैप क्रिएट हो रहा है मसल्स और न्यूरॉन के बीच में, तो इसको हम लोग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। दोनों सेम ही चीज़ है, बस नाम अलग अलग है। अगर मसल्स और न्यूरॉन के बीच में हो रहा होगा तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, और अगर दो न्यूरॉन्स के बीच में गैप है तो उसको हम लोग सिनेप्सिस बोलते हैं। आई होप सारी की सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। एनसीईआरटी बुक में न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का डायग्राम दिया हुआ है, बट सिनेप्सिस का नहीं दिया हुआ है, तो सिनेप्सिस भी आपको पढ़ने हैं। जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहले को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरे को हम लोग बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें आती हैं। पहला हो गया ब्रेन, जो कुछ लोगों में हेड एरिया में रहता है और स्कल से प्रोटेक्टेड रहता है, और कुछ लोगों में, और दूसरा हो गया स्पाइनल कॉर्ड, जो कि हमारे बैकबोन से प्रोटेक्टेड रहता है। ये हो गया ब्रेन, और इसको हम लोग स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में, जिसको हम लोग पीएनएस बोलते हैं। इसके अंदर सारे नर्व्स आते हैं। नर्व्स का मतलब होता है तंत्रियाँ, या फिर इनको हम लोग नसें भी बोलते हैं। अब वो नसें नहीं है जिनको काट के लोग मर जाते हैं। यहाँ पे हम लोग नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो नर्व्स को नसें बोलते हैं। पता नहीं लोग ब्लड वेसल को नसें क्यों बोलते हैं। ये जो नर्व्स रहते हैं वो इन्फॉर्मेशन ले जाने और लाने का काम करते हैं, यानी कि ये इन्फॉर्मेशन ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसीलिए हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो पार्ट में डिवाइडेड है। जो नसें ब्रेन से निकलती हैं उनको हम लोग क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं, और जो नसें स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं तो उनको हम लोग स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं। इस डायग्राम से आप अच्छे से समझ सकते हैं कि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो नसें ब्रेन से निकलती हैं उनको हम लोग क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं, और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं उनको हम लोग स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं, और नर्व से ही बनता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब हम लोग बात करते हैं रिसेप्टर्स के बारे में। अब रिसेप्टर्स क्या होते हैं? रिसेप्टर्स वो सेल होते हैं जो इन्वायरमेंट में जितनी भी चीज़ें चेंज हो रही हैं उनको डिटेक्ट करते हैं, और ये सारी इंफॉर्मेशन न्यूरॉन को देते हैं। तो रिसेप्टर ही सारी जो चेंजेस हैं, यानी जो स्टिमुलस हैं, उनको डिटेक्ट करते हैं। रिसेप्टर्स आर स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ नर्व सेल्स दैट डिटेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम इन्वायरमेंट, और इसी को हम लोग स्टिमुलस भी बोलते हैं। जितने भी चेंजेस होते हैं इन्वायरमेंट को, उनको हम लोग स्टिमुलस बोलते हैं। दे आर लोकेटेड इन सेंस ऑर्गन। तो रिसेप्टर्स जो हैं वो सेंस ऑर्गन में लोकेटेड रहते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से रिसेप्टर कहाँ कहाँ पे रहते हैं। हमारे ईयर के अंदर होता है फोनो रिसेप्टर, जो कि साउंड को रिसीव करता है, और इससे हम लोग चीज़ें सुन पाते हैं, और इसी वजह से आप लोग ये वीडियो भी सुन पा रहे हैं। हमारे आइज़ के अंदर होता है फोटो रिसेप्टर, जिसकी वजह से हम लोग लाइट को रिसीव कर पाते हैं, और इसी की वजह से हम लोग देख पाते हैं, जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हैं। और हमारे स्किन के अंदर होता है थर्मो रिसेप्टर, जो कि टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है, और इसी की वजह से हम लोगों को हीट, कोल्ड, इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है। और हमारी नोज़ के अंदर होता है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, जो स्मेल को सेंस करता है, और जिससे कि हम लोग स्मेल कर पाते हैं। टंग के अंदर होता है गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर, जो कि टेस्ट को सेंस करता है, और इसी से हम लोगों को बर्गर, पिज़्ज़ा सब कुछ टेस्टी लगते हैं। ये सारे थे रिसेप्टर्स। आपको इन रिसेप्टर्स के नाम याद करने हैं, और ये कहाँ पे रहते हैं ये भी याद करना है। अब हम लोग बात करते हैं रिस्पॉन्स के बारे में, कि कैसे हम लोग इन्वायरमेंट में जो चेंज हो रहे होते हैं, यानी जो स्टिमुलस क्रिएट होते हैं, उन पे हम लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। तो ये जो रिस्पॉन्स होते हैं ना, वो 3 टाइप के होते हैं। पहला हो गया वॉलेंट्री, दूसरा हो गया इनवॉलेंट्री, और तीसरा हो गया रिफ्लेक्स एक्शन।
सो वॉलेंट्री एक्शन मतलब ऐसे एक्शन जो हमारे कंट्रोल में रहते हैं, उनको हम लोग वॉलेंट्री एक्शन बोलते हैं। जैसे कि चलना, फिरना, गाना, खेलना, कूदना, लिखना, पढ़ना, सब कुछ। और इनको कंट्रोल कौन करता है? हमारा ब्रेन। तो ऐसी चीज़ें जो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, उन सबको हम लोग वॉलेंट्री एक्शन बोलते हैं या फिर वॉलेंट्री रिस्पॉन्स बोलते हैं। ऐसी चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में नहीं रहती हैं, उनको हम लोग इनवॉलेंट्री एक्शन या रिस्पॉन्स बोलते हैं। जैसे आपका दिल आपसे पूछे बगैर थोड़ी ना धड़कता है। अच्छा, किसी किसी में धड़कता भी है। सो हार्ट बीट, वॉमिटिंग, रेस्पिरेशन, इन सब को हम लोग इनवॉलेंट्री एक्शन बोलते हैं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं रहते, ये ऑटोमेटिक रहते हैं। इनको कौन कंट्रोल करता है? इनको हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है, जैसे मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ये दोनों ब्रेन के पार्ट होते हैं, तो जब हम लोग ब्रेन पढ़ेंगे तब मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड जो रिस्पॉन्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन मतलब क्विक एक्शन, ऐसे एक्शन जो आप तुरंत लेते हो बिना सोचे समझे। जैसे कि आप कहीं चल रहे हो और आपने सांप देख लिया, तो पहले आप 2 फीट दूर जाओगे, फिर सोचोगे कि मैंने देखा क्या था। सो इन एक्शन को हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। अगर गलती से आपसे कुछ गर्म चीज़ टच हो जाए तो आपका हाथ अपने आप ही छोड़ देता है उस चीज़ को। तो ये सारे रिफ्लेक्स एक्शन के एग्जाम्पल हैं। ये जो एक्शन है ये कंट्रोल होता है स्पाइनल कॉर्ड से। सो स्पाइनल कॉर्ड ही रिस्पॉन्सिबल रहता है रिफ्लेक्स एक्शन के लिए। अब आपके दिमाग में ये भी एक क्वेश्चन आया होगा कि स्पाइनल कॉर्ड ही क्यों रिस्पॉन्सिबल है? तो इसका रीज़न ये है कि स्पाइनल कॉर्ड क्विक एक्शन लेता है। कुछ केसेस में हम लोगों को तुरंत एक्शन लेने की ज़रूरत रहती है, वरना हमारी बॉडी को काफ़ी डैमेज हो सकता है। अगर ब्रेन ये एक्शन लेने लगेगा तो उसमें बहुत टाइम लगेगा और तब तक हमारी बॉडी काफ़ी डैमेज हो जाएगी। तो इसलिए रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करने का काम स्पाइनल कॉर्ड का रहता है। सो रिफ्लेक्स एक्शन कैसे होते हैं? क्विक होते हैं, सडन होते हैं, इमीडिएट रिस्पॉन्स होते हैं, जो भी स्टिमुलस चेंज हो रहे होते हैं। अब स्टिमुलस क्या होते हैं मैंने कई बार बता दिया है। जो इन्वायरमेंट में चेंज हो रहे होते हैं उन्हीं को हम लोग स्टिमुलस बोलते हैं। सो रिफ्लेक्स एक्शन को या फिर इसके पूरे पाथवे को हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपने गर्म चाय टच कर दी गलती से। अब ये जो गर्म है यानी जो हीट है वो क्या है? स्टिमुलस है। अब इसको कौन डिटेक्ट करेगा? इसको डिटेक्ट करने का काम है रिसेप्टर्स का। तो जो आपके स्किन में थर्मो रिसेप्टर होंगे वो जो है इस हीट को डिटेक्ट करेंगे। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है कि आपने गर्म चाय टच कर लिए, ये जाएगी स्पाइनल कॉर्ड तक। अब स्पाइनल कॉर्ड एक्शन लेगा कि चाय बहुत गर्म है, हाथ हटा लो। अब ये हाथ हटाने का जो डिसीजन है ये जो है पहुंचेगा आपके हैंड मसल में, और फाइनली आपके जो हैंड मसल्स हैं वो हट जाएंगे, विड्रॉ हो जाएंगी। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन पाथवे, मतलब कि पूरा का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप होता कैसे है। अब सुनो, स्किन से स्पाइनल कॉर्ड तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम रहता है न्यूरॉन का, और इनको हम लोग बोलते हैं एक्सेसरी न्यूरॉन्स। तो एक्सेसरी न्यूरॉन्स जो रिसेप्टर से स्पाइनल कॉर्ड तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। अब स्पाइनल कॉर्ड जो डिसीजन लिया है उसको भी तो पहुंचाना होगा मसल तक। तो स्पाइनल कॉर्ड का जो डिसीजन है उसको मसल्स तक पहुंचाने का काम रहता है मोटर न्यूरॉन का। सो मोटर न्यूरॉन जो डिसीजन है वो इफेक्टिव ऑर्गन तक पहुंचाता है, और जो एक्सेसरी न्यूरॉन्स होते हैं वो जो इंफॉर्मेशन है स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाने का काम करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड तक नहीं, ब्रेन तक भी एक्सेसरी न्यूरॉन्स ही लेके जाते हैं। तो एक्सेसरी न्यूरॉन्स का काम है इंफॉर्मेशन लेके जाना, और मोटर न्यूरॉन का काम है डिसीजन को इफेक्टिव ऑर्गन तक पहुंचाना। सो ये आपके बुक का डायग्राम है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सेंसरी न्यूरॉन जो है इंफॉर्मेशन लेके जा रहा है, और मोटर न्यूरॉन जो है वो इंफॉर्मेशन इफेक्टिव ऑर्गन यानी मसल तक पहुंचा रहा है। रिफ्लेक्स आर्क किसे कहते हैं? तो जो मैंने अभी आपको डायग्राम बताया था, जो पाथवे रहता है उसी को हम लोग रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। सो स्क्रीन पे जितने भी आपको ये क्वेश्चन दिख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप ज़रूर से प्रिपेयर कर लीजिए। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्स एक्शन आपके सिलेबस में नहीं है तो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, बट इंटरेस्टिंग और छोटा सा टॉपिक था इसलिए मैंने आपको पढ़ा दिया। इस वीडियो में हम लोग दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स चीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसे हम लोग कहते हैं ह्यूमन ब्रेन, और इसे हिंदी में कहते हैं मानव मस्तिष्क। थोड़ा इजी में उसे दिमाग भी कहते हैं।
इस वीडियो में हम लोग ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, उसके कितने पार्ट्स होते हैं, उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में कवर कर रहे होंगे। इसी के साथ अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो ब्रेन है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइड ब्रेन। ये हो गया फोर ब्रेन, ये हो गया मिड ब्रेन और ये हो गया हाइड ब्रेन। अब हम लोग एक एक करके इन तीनों पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और इनके क्या क्या फंक्शन होते हैं वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फोर ब्रेन के बारे में। तो जो फोर ब्रेन है वो मोस्ट कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइज्ड पार्ट है हमारे ब्रेन का। फोर ब्रेन 2 पार्ट्स को मिला के बनता है, पहला हो गया सेरिब्रम और दूसरा हो गया हाइपोथैलेमस। तो यहाँ पे ये जो कॉइल पार्ट आप लोग देख रहे हैं उसी को हम लोग बोलते हैं सेरिब्रम, और यहाँ पे एक छोटा सा ऑर्गन रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपोथैलेमस। तो ये हो गया हाइपोथैलेमस। एक्चुअली में फोर ब्रेन के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड भी आता है, बट पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है, इसलिए उसको हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे। अभी हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में नहीं पढ़ेंगे। फोर ब्रेन के अंदर कौन कौन से 2 पार्ट आते हैं, पहला हो गया सेरिब्रम और दूसरा हो गया हाइपोथैलेमस। ये तुम्हारी एनसीईआरटी का डायग्राम है। तो यहाँ पे आप जो कॉइल पार्ट देख रहे हैं ये हो गया सेरिब्रम और यहाँ पे ये हो गया हमारा हाइपोथैलेमस। अब इनके फंक्शन जान लेते हैं कि ये क्या क्या काम करते हैं। ये जो सेरिब्रम होता है ये ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। जैसे कि जो भी हम लोग सोचते हैं ये सेरिब्रम की वजह से हम लोग सोचते हैं। सारे वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है। वॉलेंट्री एक्शन मतलब ऐसे एक्शन जो हमारे कंट्रोल में है, जैसे हो गया सिंगिंग, डांसिंग और राइटिंग भी हो गया। तो मतलब ये सारे एक्शन जो हम लोग खुद से कंट्रोल कर सकते हैं उनको हम लोग वॉलेंट्री एक्शन बोलते हैं। वो सब के सब सेरिब्रम कंट्रोल करता है। मेमोरी स्टोरेज का काम भी किसका रहता है, सेरिब्रम का रहता है। जो भी पिछली बातें जो सब हमको याद है वो सब के सब सेरिब्रम की वजह से याद है। रिसीव सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ ए बॉडी एंड इंटीग्रेटेड। सेंसरी इम्पल्स का मतलब हो गया इंफॉर्मेशन जो वेरियस पार्ट से आ रही है। इंफॉर्मेशन को रिसीव करने का काम रहता है सेरिब्रम का। तो सेरिब्रम ही सारी जो इंफॉर्मेशन है उसको रिसीव करता है और उसको इंटीग्रेट करता है। इंटीग्रेट का मतलब होता है इकट्ठा करना। तो सारी इंफॉर्मेशन ब्रेन ही इकट्ठा करता है। अब हम लोग बात करते हैं हाइपोथैलेमस के बारे में। तो हाइपोथैलेमस का मेन काम रहता है ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। तो जो हम लोगों को भूख लगती है, प्यास लगती है, वो हाइपोथैलेमस की वजह से लगती है। और दूसरा, हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। तो इसके 2 इंपॉर्टेंट काम है, पहले हो गया ईटिंग और ड्रिंकिंग। जो भी हम लोगों को हंगर लगती है, भूख लगती है, वो हाइपोथैलेमस की वजह से लगती है। और दूसरा, कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर। ये सारी की सारी बातें थी फोर ब्रेन के बारे में। इनके फंक्शन याद कर लेना, इनके फंक्शन इंपॉर्टेंट है, खासकर हाइपोथैलेमस का। ये तो पूछ लिया जाता है कि हंगर कौन कंट्रोल करता है। अब हम लोग बात करते हैं मिड ब्रेन के बारे में। तो जो मिड ब्रेन है, ये जो ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है इसी को हम लोग मिड ब्रेन बोलते हैं। ये सारे के सारे इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है। अब इनवॉलेंट्री एक्शन मतलब ऐसे एक्शन जो हमारे बस में नहीं है, जिन्हें हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, उन एक्शन को हम लोग बोलते हैं इनवॉलेंट्री एक्शन। जैसे आई मूवमेंट हो गया। हमारी जो आँख की जो प्यूपिल्स होती हैं, प्यूपिल्स मतलब ये जो ब्लैक वाला पार्ट, तो जब लाइट ज़्यादा पड़ती है तो ये ब्लैक वाला पार्ट जो है छोटा हो जाता है, जिससे कि आँख के अंदर कम लाइट पहुंच पाए। तो इसके साइज को यानी चेंज इन प्यूपिल साइज, ये सारी चीज़ें कंट्रोल होती है मिड ब्रेन के द्वारा। उसी तरीके से जो हमें पेन होता है या फिर जो हमारा मूड चेंज हो जाता है, हम लोग अलर्ट हो जाते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें मिड ब्रेन कंट्रोल करती है। हमारे ऑडियो और विजुअल प्रोसेसिंग में भी मिड ब्रेन का बहुत बड़ा रोल है। मतलब हमारे सुनने और देखने में भी मिड ब्रेन बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें थी मिड ब्रेन के बारे में। लास्ट पार्ट है ब्रेन का हाइंड ब्रेन। ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है, सेरिबेलम, मेडुला और पॉन्स। यहाँ पे जो आप ये फ्लावर जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसी को हम लोग बोलते हैं सेरिबेलम। सेरिब्रम से कंफ्यूज मत हो जाना, ये सेरिबेलम है। और इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं मेडुला और इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं पॉन्स। तो सबसे पहले हम लोग सेरिबेलम के फंक्शन जान लेते हैं। तो सेरिबेलम का काम रहता है कंट्रोल पोस्चर एंड बैलेंस। अब सुनो, कोई भी मूवमेंट को स्टार्ट करने का काम रहता है सेरिब्रम का। सेरिब्रम वो जो कॉइल वाला पार्ट याद है ना सभी को। तो कोई भी मूवमेंट को स्टार्ट करने का काम सेरिब्रम का रहता है, पर उसको बैलेंस करने का काम रहता है सेरिबेलम का। तो सेरिबेलम पोस्चर और बैलेंसिंग में हेल्प करता है। तो आप अच्छे से उस पेन को बैलेंस वे में पिक कर सको, उसका काम रहता है सेरिबेलम का। बट स्टार्ट करने का काम मतलब जो आप अपना हाथ उठा रहे हो पेन लेने के लिए, वो रहता है सेरिब्रम का। तो सेरिब्रम जो है वो मूवमेंट स्टार्ट करता है, पर उसे कंट्रोल और बैलेंस करने का काम रहता है सेरिबेलम का। तो वर्ड्स में कंफ्यूज मत हो जाना। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो थोड़ा सा पीछे करो, फिर से देखो। इसको हम लोग सेरिबेलम बोलते हैं।
नेक्स्ट हो गया मेडुला। मेडुला सारे इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करती है, जैसे हो गया ब्लड प्रेशर, कुछ अच्छी चीज़ें देख लो तो मुंह में पानी आ जाता है, तो सैलिवेशन भी मेडुला करवाती है। और वैसे ही कुछ बुरी चीज़ें देख लो तो वॉमिटिंग भी आ जाती है, तो वो भी मेडुला की वजह से ही होता है। इसमें ब्लड प्रेशर याद कर लेना, ब्लड प्रेशर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है। वैसे वॉमिटिंग वाला भी इंपॉर्टेंट है, तो ये दोनों याद रखना, ये मेडुला करवाती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पॉन्स के बारे में, तो ये भी इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करते हैं, जैसे हो गया रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन कंट्रोल होता है पॉन्स की वजह से। सो ये वाला डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लेना और अच्छे से लेबलिंग कर लेना। सो इसी के साथ हम लोगों ने ब्रेन के सारे फंक्शन पढ़ लिए हैं। इतनी तो बात पता चल गई होगी कि हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों आते हैं, ये भी याद है ना। अब ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट है तो इनको प्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा। तो अब हम लोग बात करते हैं कि हमारा जो ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है वो प्रोटेक्ट कैसे है। तो ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम रहता है स्कल का। तो ये जो आपको दिख रहा है इसको हम लोग स्कल कहते हैं और इसी को हम लोग क्रेनियम भी बोलते हैं, या फिर आप ब्रेन बॉक्स भी बोल सकते हो, बट ब्रेन बॉक्स जो है अनप्रोफेशनल है तो इसको मत बोलना, या तो क्रेनियम बोलना या फिर स्कल बोलना। अब सुनो, ब्रेन के चारों तरफ 3 लेयर्स होती हैं और इन 3 लेयर्स के बीच में एक फ्लूइड रहता है। अब फ्लूइड क्या करता है, जितने भी शॉक रहते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। So brain is protected by fluid-filled balloon which act as shock absorber and it enclosed in cranium, तो ये cranium के अंदर रहती हैं। सो मेनली जो हमारा ब्रेन है वो बहुत सारे लेयर से प्रोटेक्टेड है, जिसके अंदर फ्लूइड है, और ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं स्कल के अंदर हैं। तो मेनली हमारा ब्रेन जो है स्कल से प्रोटेक्टेड है। सो स्कल की वजह से जितना तुम लोग WWE खेलते हो घर पे, उससे हमारे ब्रेन को कोई नुकसान नहीं होता। अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारा स्पाइनल कॉर्ड कैसे प्रोटेक्टेड है। तो जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है वो इनक्लोज्ड है वर्टिब्रल कॉलम में। वर्टिब्रल कॉलम मतलब बैकबोन। तो हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो बैकबोन के अंदर है, इस वजह से वो प्रोटेक्टेड है। सो इतनी सारी बातें हम लोगों ने ब्रेन के बारे में पढ़ ली, तो इस छोटे से क्वेश्चन का आंसर भी दे दो। सो वीडियो पॉज करो, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताओ। पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ बॉडी इज कंट्रोल बाय, तो पोस्चर और बैलेंस को करने का काम किसका रहता है, सेरिबेलम का। स्टार्ट करने का काम किसका रहता है, सेरिब्रम का। तो मूवमेंट को स्टार्ट करता है सेरिब्रम, बट उसको बैलेंस करने का काम रहता है सेरिबेलम का। ओके, आई होप अब तुम लोग कंफ्यूज नहीं होगे। सो इसी के साथ हम लोगों ने अपना नर्वस सिस्टम एकदम अच्छे से पढ़ लिया है। अगर मैं पूरे नर्वस सिस्टम का एक छोटा सा क्विक रिवीजन दूं तो कुछ इस तरीके से होगा। तो सबसे पहले इन्वायरमेंट में चेंजेस होते हैं, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं स्टिमुलस। अब स्टिमुलस को डिटेक्ट करने का काम रहता है हमारे सेंसरी ऑर्गन्स का। टोटल 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं, आईज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। सेंसरी ऑर्गन स्टिमुलस को डिटेक्ट करती है और ये सारी इन्फॉर्मेशन भेजती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और जो नर्व इन्फॉर्मेशन को पहुंचाती है उनको हम लोग बोलते हैं सेंसरी नर्व। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है, प्रोसीड करता है और डिसीजन लेता है, और इस डिसीजन को पहुंचाता है मसल्स में थ्रू मोटर नर्व्स। तो जो मोटर नर्व रहती हैं वो डिसीजन पहुंचाने का काम करती हैं। अब मसल्स के पास ऑर्डर आ गया कि आप अपना हाथ हटा लो, तो मसल्स के अंदर जो प्रोटीन रहती है वो खुद को रीअरेंज करती हैं, और जिससे कि जो मसल्स हैं वो मूव करते हैं, तो इसी के कारण से रिस्पॉन्स होता है। तो ये सारे के सारे काम थे हमारे नर्वस सिस्टम का। बट हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसकी भी कुछ लिमिटेशन है, जैसे कि नर्वस सिस्टम से इन्फॉर्मेशन वहीं तक पहुंच सकती है जहाँ पे नर्व सेल हो। जहाँ पे नर्व सेल ही नहीं होंगे वहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन जाएगी नहीं। तो हमारी पूरी बॉडी में तो नर्व सेल्स है नहीं, तो इस वजह से ये भी एक लिमिटेशन है। अब सुनो, जब एक बार न्यूरॉन कोई भी इन्फॉर्मेशन पहुंचा दे, मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक इम्पल्स पहुंचा दे, तो उसको खुद को रीसेट करना पड़ता है, इसमें कुछ टाइम लगता है। तो ऐसा नहीं है कि जो न्यूरॉन है वो तुरंत इन्फॉर्मेशन पहुंचाता रहता है, उसको खुद को रीसेट करना पड़ता है, फिर वो दूसरा इन्फॉर्मेशन पहुंचा पाता है। तो इससे क्या होता है, डिले हो जाता है। तो ये भी एक लिमिटेशन है कि इससे इन्फॉर्मेशन जो है वो थोड़ी सी डिले हो जाती है। और थर्ड मेन लिमिटेशन ये है कि प्लांट्स में नर्वस सिस्टम होता ही नहीं है। सो प्लांट्स जो है सिर्फ और सिर्फ इंडोक्राइन सिस्टम पे काम करते हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ हार्मोन सिस्टम पे काम करते हैं, उनमें कोई भी नर्व सिस्टम नहीं होता, और यही कारण है कि प्लांट को दर्द नहीं होता। सो ये सारी की सारी लिमिटेशन थी। तो अब हम लोग बात करते हैं कि इंडोक्राइन सिस्टम किस चिड़िया का नाम है। तो ये भी एक सिस्टम है जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, ग्रोथ में हेल्प करता है। जैसे कि हम लोगों ने नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा था, तो नर्वस सिस्टम में हमारे पास ब्रेन रहता था जो सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। यहाँ पे हमारे पास एक हार्मोन्स रहते हैं जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। अब ये हार्मोन्स क्या होते हैं, बस 2 मिनट रुक जाओ, अभी पता चल जाएगा।
हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं। ग्लैंड्स मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि कुछ केमिकल सिक्रीट करते हैं और यही केमिकल रिस्पॉन्सिबल रहते हैं जो भी हमारी बॉडी में चेंजेस हो रहे होते हैं। ये केमिकल ऐसे मैसेंजर की तरह काम करते हैं। अब ये केमिकल कैसे बॉडी में चेंजेस करवाते हैं और कौन कौन से चेंजेस करवाते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए बस इतना समझो कि ग्लैंड्स जो है वो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो कि केमिकल रिलीज करते हैं। अब हमारी बॉडी में दो टाइप के ग्लैंड्स होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड और दूसरे को हम लोग बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं जो अपना केमिकल डायरेक्ट ब्लड में रिलीज करते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड का जितना भी सिक्रीशन होता है वो डायरेक्ट ब्लड में मिल जाता है। और एंडोक्राइन ग्लैंड जो केमिकल सिक्रीट करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं हार्मोन्स। तो हार्मोन्स क्या रहते हैं? वही केमिकल्स ही रहते हैं, बट वो एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं। तो hormones are the chemical substances secreted by endocrine gland and responsible for controlling and regulating all the activities of a certain cells and organ. और इस पूरे के पूरे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं endocrine system. It is a system that controls and regulates our body through hormones secreted by endocrine gland. Teenagers are not easy. And in the West, you can't complain about that because in the West, the reason teenagers behave the way they do, it's their hormones. Oh, it's not their fault. My son's hormones are stopping him from texting me back. My daughter's hormones are stopping her from pulling her bed cover. It's their hormones. Man, I always think, if I said that to my mother when I was a teenager, if I said, yeah, I'm not going to do that, mommy, it's my hormones. My mother would have said, oh, is it your hormone? Okay. Can you bring it here, your hormone? Come. One time, come. Aja. And I would not be standing here today. And she would have had another child and raised it properly. सो अब हम लोग बात करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में। तो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड रहते हैं वो अपना सिक्रीशन, वो अपना केमिकल बॉडी सरफेस के ऊपर सिक्रीट करते हैं और इसीलिए इनके पास होती हैं डक्स। क्योंकि मान लो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है और बॉडी सरफेस तो ऊपर होती है, तो अपना केमिकल यहाँ तक सिक्रीट करने के लिए इनको डक्स की ज़रूरत पड़ती है, पाइप की ज़रूरत पड़ती है। तो इनके पास डक्स होते हैं और इन केमिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एंजाइम। एक्सोक्राइन ग्लैंड का बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है सैलिवरी ग्लैंड, जो कि सलाइवा सिक्रीट करती है। और उसी तरीके से पैनक्रियास हो गए जो पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करते हैं। तो ये सारी की सारी बातें होगी एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में और एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। एक तीसरे टाइप का भी ग्लैंड होता है जिसको हम लोग हेट्रोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। तो इसके बारे में हम लोग तब बात करेंगे जब हम लोग पैनक्रियास के बारे में बात कर रहे होंगे। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कितने टाइप के ग्लैंड्स होते हैं और दोनों में डिफरेंस बताइए। तो अगर एग्जाम में आए तो इस तरीके से बॉक्स बनाना, ये सारी की सारी चीज़ें लिख देना। एक्सोक्राइन ग्लैंड के पास डक्स होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड के पास डक्स नहीं होती हैं। दे आर कॉल्ड डकलेस ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो केमिकल सिक्रीट करते हैं उनको हम लोग एंजाइम बोलते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड जो केमिकल सिक्रीट करते हैं उनको हम लोग हार्मोन्स बोलते हैं। ये अपना सिक्रीशन डक में करते हैं और ये अपना सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में मिला देते हैं। अब देखो, एक्सोक्राइन ग्लैंड को सरफेस पे सिक्रीट करना है अपना सिक्रीशन, तो इसलिए वो ज़्यादातर सरफेस के आसपास ही रहते हैं। ग्लैंड्स आर लोकेटेड नियर द साइट ऑफ एक्शन, तो जहाँ पे भी उसको एक्शन करवाना रहता है उस सरफेस के पास ही में ये ग्लैंड होते हैं। ग्लैंड्स आर लोकेटेड अवे फ्रॉम द साइट ऑफ एक्शन। अब एंडोक्राइन ग्लैंड अपना सारा सिक्रीशन ब्लड में सिक्रीट करते हैं, तो उनको उस जगह के पास रहने की ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि वो कहीं पे भी रहेंगे अपना सिक्रीशन ब्लड में डाल देंगे और ब्लड से उस जगह पे हार्मोन्स पहुंच जाएंगे। तो हार्मोन ब्लड के साथ पूरे बॉडी में ट्रैवल करते रहते हैं और जहाँ पे उनकी ज़रूरत रहती है वो वहाँ पे चले जाते हैं। तो ये सारे डिफरेंसेस थे एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में और एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। इसको एकदम अच्छे से याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बात करते हैं, उसके बाद हम लोग प्लांट्स के बारे में बात करेंगे। ये जो एनसीईआरटी का डायग्राम है ये हम लोगों को हमारा एंडोक्राइन सिस्टम बताता है। इतने सारे ग्लैंड्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है और यही तुम्हारे एग्जाम में आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्यूटिटरी ग्लैंड के बारे में। तो ये ग्लैंड एक पी साइज का रहता है जो कि ब्रेन के बेस में लोकेटेड रहता है। इसको हम लोग मास्टर ग्लैंड कहते हैं क्योंकि जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड हैं उनको प्यूटिटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है, उनकी सारी सिक्रीशन को कंट्रोल करने का काम करता है।
पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन सिक्रीट करती है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन, जो कि हमारी बॉडी को ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। तो ये सारी की सारी बातें थी पिट्यूटरी ग्लैंड को लेके। नेक्स्ट ग्लैंड है हाइपोथैलेमस। इसको हम लोग मास्टर्स ऑफ द मास्टर्स ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है और पिट्यूटरी ग्लैंड पूरे एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करती है। तो इसलिए हम लोग हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ द मास्टर्स ग्लैंड पढ़ते हैं। हम लोगों ने हाइपोथैलेमस को नर्वस सिस्टम में भी पढ़ा था। ये टेम्परेचर कंट्रोल करता था, हमें जब भूख लगती थी, प्यास लगती थी, तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल करने का काम हाइपोथैलेमस का रहता है। एक्चुअली में हाइपोथैलेमस का नर्वस सिस्टम में ज़्यादा मेन रोल है, इंडोक्राइन सिस्टम में ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम करता है। नेक्स्ट है हमारा पीनियल ग्लैंड। ये ग्लैंड एक केमिकल सिक्रीट करता है जिसको हम लोग मेलाटोनिन बोलते हैं, जो कि हमारे स्लीप साइकिल को रेगुलेट करने का काम करता है कि हम लोगों को रात में सोना चाहिए, दिन में जागना चाहिए। तो ये जो हमारी 24 आवर्स की जो साइकिल है, इनको कंट्रोल करने का काम मेलाटोनिन का रहता है, जो कि पीनियल ग्लैंड सिक्रीट करती है। नेक्स्ट है थायराइड ग्लैंड, जो कि बटरफ्लाई शेप का ग्लैंड रहता है, जो हमारे थ्रोट में रहता है। थायराइड ग्लैंड एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसको हम लोग थायरोक्सिन बोलते हैं, और ये सारे के सारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने का काम करता है। मेटाबॉलिज्म मतलब कि हमारे अंदर जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट अच्छे से डाइजेस्ट हो पा रहा है या नहीं, प्रोटीन अच्छे से डाइजेस्ट हो पा रहा है नहीं, तो ये सारी की सारी चीज़ें रेगुलेट करने का काम रहता है थायरोक्सिन का। ये हमारी बॉडी का BMI मेंटेन करता है। BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स, हमारी हाइट के हिसाब से हमारा वेट है कि नहीं। तो मतलब ये सारी के सारी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। अब सुनो, ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है उसको अच्छे से काम करने के लिए आयोडीन की ज़रूरत पड़ती है, और अगर हमारे बॉडी में डिफिशिएंसी है आयोडीन की, तब क्या होता है कि थायरोक्सिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, और ये जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो फूल जाता है, स्वेल्व कर जाता है, और इसी डिजीज़ को हम लोग बोलते हैं गोइटर। तो गोइटर में क्या होता है, जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो स्वेल अप कर जाता है ड्यू टू द डिफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिजीज़ है तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको एकदम अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट है पैराथायरॉयड ग्लैंड, जो कि पैराथायरॉयड हार्मोन सिक्रीट करता है, जो कि हमारे बॉडी में जितना भी अमाउंट है कैल्शियम का, उसको रेगुलेट करने का काम करता है। अब बात करते हैं थाइमस की। तो थाइमस जो है हमारी बॉडी में जितनी भी इम्यूनिटी है उसको रेगुलेट करने का काम करता है, तो ये हमारे इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है। अब हम लोग बात करते हैं पैनक्रियास की। तो पैनक्रियास जो है एक लीफ लाइक ग्लैंड रहते हैं, जो कि स्टमक के बिहाइंड में प्रेजेंट रहते हैं। अब पैनक्रियास जो है वो एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन दोनों ग्लैंड होते हैं, और इनको हम लोग हेक्टोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। हेक्टोक्राइन ग्लैंड हम उनको बोलते हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड भी हैं और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी हैं, और इसका एग्जाम्पल पैनक्रियास। तो जब पैनक्रियास एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह वर्क करता है तो वो दो हार्मोन सिक्रीट करता है। पहला हो गया इंसुलिन और दूसरा हो गया ग्लूकागॉन। तो इंसुलिन का काम रहता है ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करना, और ग्लूकागॉन का काम रहता है ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करना। तो यही दोनों हार्मोन मिलके हमारी बॉडी में शुगर लेवल कंट्रोल करते हैं, और अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाए तो हम लोगों को डायबिटीज़ हो जाती है। डायबिटीज़ यानी कि हमारा शुगर लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को मेडिसिन लेनी पड़ती है, और अगर केस काफ़ी वर्स्ट रहा तो पेशेंट को बाहर से इंसुलिन इंजेक्ट करना पड़ता है। तो डायबिटीज़ होता किस वजह से है? बॉडी इंसुलिन बनाना कम कर देती है, इसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है। अब जब पैनक्रियास एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है तो वो पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है। इसमें बहुत सारे एंजाइम रहते हैं, और ये सारे एंजाइम हमारे बॉडी में फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। इसीलिए हम लोग पैनक्रियास को एक हेक्टोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि वो इंडोक्राइन और एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एड्रेनल ग्लैंड की, जो कि पेयर्स में होते हैं। तो हर एक किडनी के ऊपर ये लगे होते हैं, और इनका जो साइज है जैसे जैसे हमारी एज होती है वो डिक्रीज करता जाता है। अब ये काम क्या करते हैं? एड्रेनल ग्लैंड एक हार्मोन सिक्रीट करते हैं जिसका नाम रहता है एड्रेनलिन, जो कि हमारे ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, इन सबको रेगुलेट करने का काम करता है। एक तरीके से इसको हम लोग इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं। तो इसको कुछ इस तरीके से समझिए, मान लो आपने किसी कुत्ते को छेड़ दिया, अब वो आपके पीछे भाग रहा है,
तब उस समय आपके बॉडी में कौन-कौन से चेंजेस होंगे? आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा, आपका दिल ज़ोरों से धड़कने लगेगा, आपके सर से पसीना आएगा। तो ये जितने भी चेंजेस हो रहे हैं ना बॉडी में, उन सबको करवाने का काम रहता है एड्रेनालिन का। तो एड्रेनालिन को हम लोग इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं, क्योंकि इमरजेंसी के वक़्त जितने भी चेंजेस हो रहे होते हैं हमारी बॉडी में, उन सबको करवाने का काम एड्रेनालिन का रहता है। सो आई होप इस एग्ज़ाम्पल से सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं गोनेट्स की। तो गोनेट्स किसे बोलते हैं? गैमेट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन को। तो ह्यूमन बॉडी में 2 गोनेट्स होते हैं, मेल में होता है टेस्टिस और फीमेल में होती है ओवरी। अब टेस्टिस के 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। पहला हो गया स्पर्म प्रोडक्शन, यानी कि मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है, और दूसरा हो गया मेल बॉडी में जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं उनको करवाने का काम रहता है टेस्टिस का। अब वो कैसे करवाता है? टेस्टिस एक हार्मोन सिक्रीट करता है टेस्ट्रोन्स, और यही टेस्ट्रोन्स रिस्पॉन्सिबल रहते हैं जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं मेल में। उसी तरीके से ओवरी का भी 2 काम रहता है। पहला, ओवरी एग प्रोडक्शन करवाती है, यानी वो फीमेल गैमेट बनाती है, और दूसरा फीमेल बॉडी में जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हो रहे होते हैं, जितने भी चेंजेस आ रहे होते हैं, उसको करवाने का काम करती है। तो यहाँ पे ओवरी 2 हार्मोन सिक्रीट करती है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, और यही दोनों हार्मोन रिस्पॉन्सिबल रहते हैं ये सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को करवाने के लिए। तो ओवरीज 2 हार्मोन सिक्रीट करती है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, और टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करते हैं, और ये दोनों मिलके हमारी बॉडी में जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर रहते हैं उन सबको करवाते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जैसे कि मेल में उनकी बियर्ड आ जाती हैं, उनके वॉइस चेंज हो जाते हैं, फीमेल में ब्रेस्ट इनलार्जमेंट हो जाता है, उनकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारे के सारे जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, इन सबको करवाने का काम ये सारे हार्मोन्स करते हैं। तो इसी के साथ हम लोगों ने सारे के सारे ग्लैंड अच्छे से पढ़ लिए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितना मैंने पढ़ा है उसी से एग्ज़ाम में आएगा, एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको एकदम अच्छे से पढ़ लेना। अब हम लोग बात करते हैं प्लांट्स के बारे में कि प्लांट्स में ये हार्मोन सिस्टम काम कैसे करता है। प्लांट्स में ना 2 टाइप के मूवमेंट होते हैं। पहले को हम लोग बोलते हैं नेस्टिक मूवमेंट, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। तो सबसे पहले हम लोग नेस्टिक मूवमेंट के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग ट्रॉपिक मूवमेंट को देखेंगे। अभी जो नेस्टिक मूवमेंट है, इसको प्लांट की ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं रहता, इसलिए हम लोग इस मूवमेंट को ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट भी बोलते हैं। इसका बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है टच मी नॉट प्लांट का, जिसको हम लोग छुई मुई प्लांट भी बोलते हैं। आप लोगों ने देख रखा होगा कि प्लांट होते हैं, इसको अगर आप टच कर दोगे ना तो ये श्रिंक कर जाते हैं। तो इस मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट या फिर नेस्टिक मूवमेंट, क्योंकि पत्तों के श्रिंक करने से प्लांट का कोई ग्रोथ हो नहीं रहा होता है। और दूसरी बात, ये जो मूवमेंट है वो डायरेक्शन लेस रहते हैं, क्योंकि हम लोगों को नहीं पता कि अगर आप टच में नॉट प्लांट को छू दोगे वो लेफ्ट साइड बैंड करेगा या राइट साइड बैंड करेगा। ये इंडिपेंडेंट रहते हैं डायरेक्शन के। अब ये जो मूवमेंट रहते हैं वो काफ़ी क्विक रहते हैं और रिवर्सिबल मूवमेंट रहते हैं। तो आप जैसे ही प्लांट को टच करते हो वो श्रिंक तो कर जाता है, पर कुछ देर बाद वो वापस नॉर्मल हो जाता है। तो ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं नेस्टिक मूवमेंट के। तो अब हम लोग बात करते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट पर। अब ये जो मूवमेंट रहते हैं वो ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट रहते हैं, ये प्लांट में ग्रोथ करवाते हैं, और ये यूनी डायरेक्शनल भी रहते हैं, मतलब कि इनका जो मूवमेंट रहता है वो एक डायरेक्शन में होता है। जैसे कि यहाँ पे सेम डायरेक्शन में हो रहा है, यहाँ पे इस वुड के अराउंड हो रहा है, तो इनको हम लोग यूनी डायरेक्शनल भी बोलते हैं। ये जो मूवमेंट रहता है, ये जो ग्रोथ रहता है वो इरिवर्सिबल रहता है, और ये काफ़ी स्लो ग्रोथ रहती है। तो एक बार हम लोग डिफरेंसेस देख लेते हैं कि नेस्टिक और ट्रॉपिक मूवमेंट में क्या डिफरेंसेस हैं, क्योंकि यही एग्जाम में आता है। जो ट्रॉपिक मूवमेंट रहते हैं वो यूनी डायरेक्शनल रहते हैं, वो एक ही डायरेक्शन में होते हैं। नेस्टिक मूवमेंट नॉन डायरेक्शनल रहते हैं, वो कहीं पे भी हो सकते हैं। ये ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट रहते हैं, इनसे ग्रोथ होता है, और ये ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट रहते हैं, और ये परमानेंट रहते हैं और इरिवर्सिबल रहते हैं। और नेस्टिक मूवमेंट टच में नॉट प्लांट का एग्जाम्पल याद है ना, ये टेम्पररी है और रिवर्सिबल है, कुछ देर बाद वो प्लांट वापस से नॉर्मल हो जाता है। ट्रॉपिक मूवमेंट हर एक प्लांट में पाए जाते हैं, पर नेस्टिक मूवमेंट जो है वो कुछ स्पेशल प्लांट में ही पाए जाते हैं। अब हर एक प्लांट को तुम लोग छू लो तो सब तो नहीं श्रिंक कर जाते हैं ना, सिर्फ ये कुछ ही प्लांट्स में ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं।
और दूसरा ट्रॉपिक मूवमेंट स्लो होते हैं और ये फास्ट इमीडिएट एक्शंस होते हैं। सो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम अच्छे से याद कर लेना, ये एग्जाम में आता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट के बारे में। तो कितने टाइप के ट्रॉपिक मूवमेंट होते हैं, मेनली आप लोगों को 5 टाइप्स ही पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फोटोट्रॉपिज्म के बारे में। तो फोटोट्रॉपिज्म का मतलब है मूवमेंट टुवर्ड लाइट। अब जो प्लांट है उसका हमेशा मूवमेंट क्या होता है, लाइट की तरफ होता है, और इसी फेनोमेना को हम लोग फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं। अच्छा, अब एक और चीज़ समझो, अगर प्लांट का जो मूवमेंट है वो लाइट के टुवर्ड हो रहा है यानी लाइट की तरफ हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं पॉजिटिव। और लाइट के अवे हो रहा है यानी कि उससे दूर जा रहा है, तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं नेगेटिव। तो इस वाले केस में जो ये शूट है उसका जो मूवमेंट है लाइट की तरफ हो रहा है, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो कर रहा है। तो जो हमेशा शूट रहती हैं वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करती हैं। उसी तरीके से जो रूट्स रहते हैं वो रूट्स हमेशा लाइट के अपोजिट ग्रो करती हैं। तो लाइट्स जो हमेशा नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करती हैं। नेगेटिव वर्ड हम लोग तब यूज़ करेंगे जब वो दूर जा रहा होगा, और पॉजिटिव तब जब उसके पास आ रहा होगा। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग बात करते हैं जियोट्रॉपिज्म के बारे में। तो जियो मतलब क्या होता है, हमारी अर्थ यानी ग्रेविटी। तो मूवमेंट टुवर्ड और अवे फ्रॉम ग्रेविटी इज नोन एज जियोट्रॉपिज्म। अब मूवमेंट अगर ग्रेविटी के अलोंग हो रहा है यानी नीचे की तरफ हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। और अगर ग्रेविटी के अपोजिट हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। तो जो रूट्स रहती हैं वो क्या शो करती हैं, हमेशा पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करते हैं, क्योंकि हमेशा वो ग्रेविटी के अलोंग ग्रो करती हैं। जो हमारा शूट सिस्टम रहता है वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करता है, क्योंकि वो हमेशा ग्रेविटी के अपोजिट साइड ग्रो करता है। तो जो शूट है वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करता है, और जो रूट है वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करता है। आई होप अब सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, अब पता चल गया होगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड कब यूज़ करना है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म के बारे में। तो हाइड्रो मतलब वाटर ही होता है, तो मूवमेंट टुवर्ड वाटर इज नोन एज हाइड्रोट्रोपिज्म। तो जो रूट्स रहती हैं हमेशा पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म शो करती हैं, हमेशा वाटर की तरफ मूव करती हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं कीमोट्रोपिज्म के बारे में। तो कीमो मतलब केमिकल होते हैं, तो कीमोट्रोपिज्म मतलब मूवमेंट टुवर्ड केमिकल। तो इसका बहुत अच्छा सा एग्जांपल है ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टुवर्ड ओव्यूल। तो हमेशा ये जो पॉलन ट्यूब रहता है जो पोलन ग्रेन से निकलता है वो हमेशा ओव्यूल की तरफ आता है। तो ये भी एक कीमोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल है, एकदम अच्छे से याद कर लेना इसको। नेक्स्ट और लास्ट ट्रोपिज्म है थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मो मतलब थिंग्स। तो अगर मूवमेंट किसी थिंग्स के अराउंड हो रही हो तो इसको हम लोग थिग्मोट्रोपिज्म बोलते हैं। इसका बहुत अच्छा सा एग्जांपल है पी प्लांट। तो अगर आप लोगों ने पी प्लांट देखा होगा तो उसके आगे हम लोग क्या करते हैं, एक स्टिक रख देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो पी प्लांट है उसके अराउंड ऐसे ऐसे ग्रो करने लगती हैं और उनका ग्रोथ बहुत अच्छे से होता है। तो ये क्या होती हैं, चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। तो इसको हम लोग, इसी फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं थिग्मोट्रोपिज्म। इसकी जो टेंड्रिल्स हैं वो अटैच हो जाती हैं स्टिक्स के ऊपर। सो इसी के साथ हम लोगों ने सारे ट्रोपिज्म एकदम अच्छे से कंप्लीट कर लिया। आई होप सारी चीज़ें आप सबको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग प्लांट्स हार्मोन पढ़ते हैं। प्लांट्स के अंदर मेनली 5 टाइप के हार्मोन्स होते हैं। अब हम लोग एक एक करके सारे हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑक्सीन के बारे में। तो ये ऑक्सीन जो है वो शूट टिप पे सिंथेसाइज होता है और ये प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, और ऑक्सीन ही रिस्पॉन्सिबल रहता है फोटोट्रोपिज्म करवाने में। तो ऑक्सीन क्या करता है, इट हेल्प सेल्स टू ग्रो लॉन्गर एंड इट ऑल्सो इन्वॉल्व इन फोटोट्रोपिज्म। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जिबर्लिन पे। तो जिबर्लिन स्टेम की ग्रोथ करवाता है। तो ये जो स्टेम है वो ग्रो करता है जिबर्लिन की वजह से। साइटोकाइनिन का मेन काम रहता है सेल डिवीजन करवाना, उसके नाम से ही पता चल रहा है। साइटो मतलब होता है सेल और काइनिन मतलब होता है डिवीजन। तो ये सेल डिवीजन करवाता है और ये ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है फ्रूट्स और सीड्स के अंदर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एब्सिसिक एसिड के ऊपर। तो एब्सिसिक एसिड क्या करता है, ग्रोथ को इनहिबिट करता है यानी ग्रोथ को रोकता है, और इसी के लिए हम लोग एक दूसरा वर्ड यूज़ करते हैं डोरमेंसी। तो डोरमेंसी मतलब क्या होता है, एक ऐसा स्टेज होता है कि जबकि ग्रोथ रुक जाती है।
इसको सीड के एग्जाम्पल से समझो। जो सीड होता है उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। अब वो कब ग्रो करेगा? जब हम लोग वापस उसको मिट्टी में डालेंगे, पानी डालेंगे, तो वो वापस से ग्रो करना शुरू कर देगा। पर जो सीड है अभी के लिए वो क्या है, वो एक डोरमेंसी स्टेज में है, उसकी जो ग्रोथ है वो रुक गई है। तो डोरमेंसी का मतलब क्या रहता है कि एक ऐसी स्टेज जब जो ग्रोथ है प्लांट की वो रुक जाए। तो एब्सिसिक एसिड जो है डोरमेंसी कॉज करता है। इट ऑल्सो कॉज विटलिंग ऑफ लीव्स। विटलिंग मतलब कि लीफ का सूख जाना, तो वो लीफ को सूखने में हेल्प करता है। इट ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन। इसको हम लोग स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, क्योंकि इसी हार्मोन की वजह से जो प्लांट है वो बहुत सारे इन्वायरमेंटल कंडीशन को झेल पाता है। मतलब वो हाई टेम्परेचर को झेल पाता है, पानी की कमी को झेल पाता है। तो इसीलिए हम लोग एब्सिसिक एसिड को हम लोग स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। नेक्स्ट हार्मोन है इथेलिन। तो इथेलिन एक गैशियस हार्मोन रहता है। अब तुम लोगों ने फ्रूट्स देखा होगा, मान लो आपने एक बकेट के अंदर कुछ पक्के फ्रूट्स भी रख दिए और कुछ कच्चे फ्रूट्स भी रख दिए। अब क्या होता है, कुछ दिन बाद वो सारे के सारे जो फ्रूट्स हैं वो पक जाते हैं। वो इस वजह से होते हैं क्योंकि जो पके फ्रूट्स रहते हैं उनसे ये गैशियस हार्मोन निकलता है और कच्चे फ्रूट्स में चला जाता है। तो इथेलिन का मेन काम रहता है फ्रूट्स को पकाना, और ये लीव्स की एजिंग में भी हेल्प करता है। तो लीव्स जो है जल्दी से एज हो जाती है, मतलब जल्दी से वो बूढ़ी हो जाती हैं। तो ये सारे काम रहते हैं इथिलीन के। सो इसी के साथ हम लोगों ने प्लांट्स के सारे हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ लिए हैं। इनके एक एक फंक्शन एकदम अच्छे से याद रखते हैं क्योंकि एग्जाम में सिर्फ यही आएंगे। सो इसी के साथ हम लोगों का ये वीडियो एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ऐसे ही कंटेंट आते रहेंगे। इवन अब हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के क्वेश्चन आंसर करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।